पुष्पा, मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में स्वागत है आपका। साइंस प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में जो जीएस का पोर्शन है 75 मार्क्स का, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें टॉपिक है आज का फिजिक्स, भौतिकी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति को हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए शॉर्ट टर्म में जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। कार्य जानते हैं, कार्य मतलब किसी भी क्रिया को करना, किसी भी क्रिया का संपादन कार्य कहलाता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, मान लीजिए एक बॉल है। बॉल पे यदि बल लगाते हैं, बॉल पे यदि बल लगाएं, ये फोर्स लग रहा है ना, किसी बल से इसको धक्का दे रहे हैं और इसमें विस्थापन हो जाता है, कुछ दूरी तक ये चल गया, तो इसको ही कहते हैं कि कार्य का होना समझा जाता है। बल के द्वारा यदि किसी वस्तु में विस्थापन होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस क्रिया को ही कार्य कहते हैं, वर्क डन हुआ कहा जाता है। कार्य बल तथा विस्थापन का गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। याद रखेंगे, यहाँ फॉर्मूला देखिए स्क्रीन पे, W बराबर होता है एफ है ना, एफ डॉट एस मतलब ये वेक्टर तो क्वांटिटी पढ़े थे, अदिश राशि और सदिश राशि। तो सदिश राशि में दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो W बराबर एफ डॉट एस, यहाँ पर कहने का मतलब है कि W बराबर एफ डॉट एस, यानी एफ डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो वहाँ कॉस थीटा लगता है और क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो वहाँ पे साइन थीटा लगता है। तो एफ डॉट एस बराबर क्या आ जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, डॉट की जगह क्या आ गया? कॉस थीटा आ जाता है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यहाँ देख रहे हैं जैसा पिक्चर में बताया गया है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एस जिस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, उसके बीच का जो एंगल है, उसी एंगल को यहाँ थीटा नाम दिया जाएगा। ये रहा थीटा एंगल, है ना। और किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहा है, तो वो कॉस में कितना होता है उतना हो जाएगा, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों होता है तो इसको देख लेते हैं। देखें जैसा कि यहाँ वर्क बराबर एफ एस दिया है ना, और फोर्स का क्या होता है, फोर्स को हम लोग किस में नापते हैं? ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना फोर्स का। और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखते हैं? एस को हम मापते हैं मीटर में, डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं? डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। और इसी चीज़ को यदि और ज़्यादा लिखे, एमके सिस्टम में लिखा जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर मीटर को मीटर ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू जूल, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर यदि ऑप्शन में रहता है, जूल रहता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड रहता है, तो वही आंसर होगा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीग्रेड, है ना, ग्राम और सेकंड में मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू अर्ग, क्योंकि कार्य का सीजीएस जो मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट होता है, वो होता है अर्ग, और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। वर्क का जो डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन ऑफ वर्क, कार्य का विमा ml² T⁻⁻2 हुआ। क्यों? कारण होता है कि यहाँ केजी मास जो होता है कितना है, मास का यूनिट क्या है, ऐसे भी इसको हम देख सकते हैं, केजी, है ना, केजी मास का यूनिट है, तो m हो जाएगा, चूँकि डायमेंशन को जब नोट करते हैं। मीटर कितना है? m2 है ना, m2 है,
तो यहाँ m के लिए m यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, और टाइम जो है एस स्क्वायर एस पावर -2, तो यहाँ एस को यानी कि टाइम, तो t -2, ये हो जाएगा ml² t⁻² -2। इसको ऐसा यूनिट को देख करके इजीली निकाला जा सकता है। तो जो डायमेंशन हो गया वर्क का वो हो जाएगा ml² t⁻²। कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। जनरली क्वेश्चन कार्य कैसी है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य किसी चीज़ को करना, किसी क्रिया का संपन्न होना, या जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, वही उसका वर्क डन कहलाता है। वर्क डन बराबर क्या होता है Fs cos थीटा। SI मात्रक इसका जूल, CGS मात्रक अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। डायमेंशन इसका क्या होता है ml² t⁻², और वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। रीज़न इसके पीछे क्या है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, है ना। डायरेक्शन अवेलेबल रहेगा तो वो सदिश हो जाएगा, इसलिए कार्य जो है एक अदिश राशि है और ऊर्जा भी एक अदिशी राशि होती है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी हो जाता है। जितना आपके पास एनर्जी रहेगा उतना वर्क डन कीजिएगा, W इज इक्वल टू E। तो यहाँ कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि है। एग्जाम्पल पे तौर पे यदि देखते हैं इस फार्मूला से W बराबर Fs या F.S cos थीटा। पहला, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। सही बात है। फार्मूला यदि कहता है Fs cos थीटा, तो यहाँ Fs आया W बराबर, है ना, W बराबर Fs है। और यदि किसी दीवार पे यदि हम फोर्स लगाते हैं लेकिन वो विस्थापित नहीं हुआ, यानी कि S इसमें आया ही नहीं, S नहीं आया, जब S नहीं आएगा यानी S 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। किसी भी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए और यदि उसमें विस्थापन नहीं होता है तो उसका वर्क डन शून्य हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है, अगर कोई व्यक्ति 10 kg का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अब यहाँ पे भी क्लियर इस फॉर्मूला का यूज़ करके कि यदि 10 kg का वेट इसका कितना है 10 kg का लिया है और खड़ा है ना, खड़ा है। अब यहाँ पे खड़ा होने का मतलब समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा पिक्चराइजेशन करते हैं तो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति है और यहाँ पे ये स्टोन लिए हुए या कुछ बोझ लिए हुए है, और ये इधर तरफ चला या फिर यहीं पे खड़ा रहा। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कुछ किया नहीं। डिस्प्लेसमेंट यदि कुछ नहीं हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यानी S बराबर 0। तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, W बराबर Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1, है ना। तो यहाँ उससे हमको मतलब नहीं है, चूँकि यहाँ तो वस्तु डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, S 0 हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा, है ना। वस्तु में कोई यदि विस्थापन नहीं हुआ तो वो चाहे वो कितना साल भी खड़ा रहे उसका वर्क डन 0 ही होगा। सेकेंड आता है, अगर कोई कुली चाहे वो 100 किलो का बोझ हो या 1000 किलो का बोझ हो, है ना, मीलों दूर भी चलता है लेकिन उसका किया हुआ जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या हो जाएगा, बल और जो विस्थापन है उसके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको हम पिक्चराइजेशन करें तो कैसे किया जा सकता है कि पिक्चराइजेशन में यदि देखें तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेकर यदि एक कुली खड़ा है ना, कुली खड़ा है या फिर यहाँ पे मान रहे हैं कि चल रहा है, तो चलने के दौरान भी उसके और उस ऑब्जेक्ट के बीच, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, तो उसका फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ, सर पे जो बोझ रखा है उसको ऊपर की तरफ उठाए हुए है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वस्तु को विस्थापित कर रहा है वो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल वे में। तो इस ऑब्जेक्ट और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो बनता है वो होता है 90 डिग्री का, है ना। तो ये एंगल यदि 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे W इज इक्वल टू Fs से हो जाएगा Fs cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 9। कोई व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को लिए हुए हैं
और इस ऑब्जेक्ट को लिए हुए और विस्थापन आगे की तरफ चल रहा है ना, और सर पे बोझ पे किस तरफ लग रहा था, बोझ को ऊपर की तरफ उठाए हुए, और चल रहा है किस दिशा में, इस तरफ आगे की तरफ। और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, कॉस, एंगल का वैल्यू हो गया 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला से W बराबर FS कॉस थीटा, तो FS कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 1 नहीं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टोटल ओवरऑल कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होने के कारण FS का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए तीसरा जो टर्म दे रहा है, तीसरा जो पॉइंट है उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, कोई कुली यदि 100 kg का भी बोझा उठाकर मीलों दूर भी चलता है तो उसका किया कार्य का मान 0 होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो दैट W इज इक्वल टू FS cos थीटा एंड FS देन cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो W इज इक्वल टू ओवरऑल 0। पॉइंट 4 यदि वर्क डन के बारे में कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किया हुआ कार्य का मान भी 0 होगा, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का है ना डिफरेंस होता है। तो उसका यदि प्रारंभिक स्थान भी एक मान लेते हैं किसी पॉइंट A से चला कोई ऑब्जेक्ट, जैसा पिक्चर में देखते हैं उसको, यदि कोई वस्तु यदि A से सीढ़ी पर से चला फिर यहाँ गया और इसके बाद फिर उसी रास्ते से रिटर्न हो गया, यहाँ पे सेम रास्ते से गया और सेम से रिटर्न हो जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 0, यानी S इज इक्वल टू 0। तो उस समय भी वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यदि पॉजिटिव में जाता है कॉस का वैल्यू यदि 180 में जाता है तो उस समय उसका वैल्यू जो है सो प्लस में जाएगा, कॉस 0 में प्लस में जाएगा। लेकिन नेगेटिव में कब चला जाता है, नेगेटिव में 180 में चला जाएगा, कॉस 0 में प्लस में जाएगा और 0 हो जाता है कॉस 90 डिग्री में। अगला नोट यदि देखा जाए तो नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा। कोण 90 डिग्री F और S के बीच यदि 90 डिग्री कोण है तो क्या होगा, उसका वर्ग जो होगा वो 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है तो वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। चूँकि उस पर किसी वस्तु पे फोर्स कितना लग रहा है तो F बराबर हमारा है 10 न्यूटन है ना, F बराबर हो गया 10 न्यूटन, और इस जो है कितना दे रहा है तो क्षैतिज में चलता है, किस दिशा में चल रहा है, क्षैतिज में, तो यहाँ क्षैतिज में चला है 5 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, तो W बराबर FS cos थीटा से 10 × 5 और cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री में सारा फार्मूला चूँकि दिया हुआ है तो बहुत इजी है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू 50 और इंटू √3/2 कैंसिल आउट 25 √3, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा 25√3। नेक्स्ट देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। चूँकि बल की दिशा में वर्ड पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कितना आगे की तरफ हो रही है 5 मीटर से, है ना। फोर्स भी लग रहा है सेम डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी कर रहा है सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना हो गया, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो W बराबर FS cos थीटा, W बराबर 10 न्यूटन का फोर्स लगा इंटू 5 इंटू cos 0 डिग्री इजकल टू W बराबर हो जाएगा 50 इंटू cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 50 इंटू 1 इजकल टू W बराबर 50। तो ये चीज़ हुआ।
एनर्जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो वो एनर्जी क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। चाहे वो किसी भी मशीन की हो सकती है, कोई भी मशीनरी जितना उसका एफिशिएंसी है ना, जितना वो वर्क डन करता है वही उसका ऊर्जा कहलाता है। तो सभी प्रकार का ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल और एनर्जी का भी जूल होता है। सीजीएस मात्रक इसका अर्घ होता है, पहले देख चुके हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्घ। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, etc। और स्पेशली यहाँ चूँकि देखें तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? 1 हो गया काइनेटिक एनर्जी और सेकंड हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो नाम से क्लियर है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में गति के कारण यदि होता है, उसमें मोशन के कारण यदि राइज कर रहा है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। और यदि कोई भी वस्तु स्थिर है और तब उसमें एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो वो यदि ऐसे कहें कि यांत्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी, गति करने वाली वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है ना, यदि m द्रव्यमान का कोई वस्तु, यदि मान लेते हैं गोली का बात करते हैं, यदि गोली चली तो गोली का मास कितना है, मान लेते हैं स्मॉल m है, और किस स्पीड से वो निकल रही है, v स्पीड से निकल रही है, तो उस समय जो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन आता है वो हो गया 1/2 mv²। अगला टर्म आता है द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। मास एनर्जी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और आइंस्टीन का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन रहना निश्चित है, क्वेश्चन रहता है। तो मास एनर्जी के बारे में देखना आवश्यक है। प्रत्येक द्रव्य मैटर में इसके द्रव्यमान के कारण इसमें ऊर्जा संचित होती है। प्रत्येक द्रव्य में किसी न किसी मैटर में उसके मास के कारण, कोई भी पदार्थ है उसमें उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वही उसकी द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान की ऊर्जा यदि कोई संचित है तो उसको द्रव्यमान ऊर्जा कहता है। फार्मूला है E = mc², जहाँ पर E जो है वो पदार्थ में निहित ऊर्जा है, m जो है वो पदार्थ का द्रव्यमान है, और c जो है वो प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, है ना। ये जो E = mc² है, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, और इसको सापेक्षता का सिद्धांत या अपेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते हैं वो यही द्रव्यमान ऊर्जा का ही रूप है। मेन कुछ अलग अलग टाइप के जो एनर्जी होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सोलर एनर्जी, जनरली सन से जो एनर्जी प्राप्त होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो विशाल स्रोत है सूर्य ऊर्जा का। दूसरा आता है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में कोई भी एटम जो है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो ऊर्जा का भंडार होता है। या तो फिजन का घटना हो या फ्यूज़न का, न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूज़न हो, उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। और इसी आधार पर परमाणु बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, या नाइट्रोजन बम होता है, इसी न्यूक्लियर एनर्जी पर बेस्ड होता है, और उसमें फ्यूज़न और फिजन का प्रोसेस होते रहता है। थर्ड आता है ध्वनि ऊर्जा, जिसको बोलते हैं साउंड एनर्जी। यदि कोई भी वस्तु कंपन करती है, जैसे एक रस्सी, स्ट्रिंग में यदि वाइब्रेट करता है तो उसमें भी ध्वनि निकलती है। हमारे कान में जो आवाज़ जाता है तो कान के जो भीतर झिल्लियाँ हैं उसमें वाइब्रेशन होता है और वो साउंड क्रिएट करती हैं। उसी तरह से यदि कोई एरोप्लेन गुजरता है तो एरोप्लेन के गुजरने से कभी कभी घर की जो खिड़कियाँ होती है वो चटक जाती है, तो ये साउंड एनर्जी के कारण ही होता है। किसी भी व्यक्ति के बोलने से जो उत्पादित ध्वनि होता है वो हमारे कान के पर्दे में भी कंपन करती है, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। फोर्थ आता है रासायनिक ऊर्जा, जिसको हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो अलग अलग तत्व और पदार्थ का जो रासायनिक संयोग होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है ना, या जो रिएक्शन कहते हैं, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। यानी दो या दो से अधिक जो भी एटम्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, यदि एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी।
और ये लाइट एनर्जी का जो सोर्स है वो अलग अलग है। सूर्य हो सकता है, दीपक हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, और उससे जो उत्सर्जित प्रकाश है उसमें जो ऊर्जा निहित रहती है उसी को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है, जो कि सन एनर्जी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीटिंग एनर्जी में, उस हीट एनर्जी में, उसमें ऊर्जा में। और हरा पौधा अपना भोजन इसी से बनाता है, लाइट एनर्जी का यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में। नेक्स्ट एनर्जी आता है उसमें ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हीट एनर्जी। तो जो विभिन्न वस्तुओं के जलने पर सौर ऊर्जा के विकिरण से या दो सतहों के घर्षण से, किसी चीज़ को घर्षण, जैसे दो हाथों को घर्षण किया जाता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो हीट एनर्जी हो गया। किसी भी चीज़ को जला रहे हैं तो उस समय हीट एनर्जी का यूज हो रहा है, तो उससे गर्मी उत्पन्न होती है और उसी को उसमें ऊर्जा या हीट एनर्जी कहते हैं। अगला है, अगर किसी वस्तु का ये काइनेटिक एनर्जी से बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, है ना, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2, है ना, v इज इक्वल टू 2। यदि v इज इक्वल टू दोगुना कर दिया जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जान रहे हैं कि v जो है यदि 2 करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। और यहाँ पे हाफ m के जगह तो ठीक है हाफ m रखा जाए, और v के जगह यदि 2v, क्योंकि दोगुना कर दिया गया है तो 2v का स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहाँ 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ 2v का होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा, है ना, 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 को ब्रैकेट के बाहर रख लें या साइड में रखें और हाफ mv² को अंदर रखें। तो काइनेटिक एनर्जी जो नया एनर्जी जो बनेगा वो 4 गुना होगा पहले वाले काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में। जो नया एनर्जी होगा यदि v को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि कितना गुना बढ़ गया तो 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि पहले तो काइनेटिक एनर्जी के ई था, अब कितना हो जाएगा 4ke हो गया है। तो 4ke बढ़ा कितना है, नया बना है 4ke, लेकिन बढ़ा कितना है तो 3ke, है ना। अगला संवेग क्या है, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। तो मोमेंटम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें गति की मात्रा को बताता है कि आखिर किसी चीज़ का मोशन किस स्पीड में है ना, गति की मात्रा कितनी है, वो चीज़ जो बताता है वो कहलाता है मोमेंटम, जिसको वर्ड आता है संवेग। इसी में वर्ड में ही सन्निहित है संवेग, वेग कितना है किसी चीज़ की, गति कितनी है। तो संवेग का फॉर्मूला जो होता है वो उसको बोला जाए यदि, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू, p से सिम्बलाइज करते हैं संवेग को, किससे संबोधित करते हैं, p से, और p बराबर होता है m इंटू v, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी p इज इक्वल टू mv। p का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता क्या है, मास को किस में मेज़र करते हैं, kg में, और v को मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ p का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। p का जो डायमेंशन होता है, यानी कि मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो हो गया, वो कितना हो गया कि ml/-2। kg को केस में क्या है, मास है, kg मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, और पर सेकेंड क्या है, टाइम है। तो ml/-1। संवेग क्या है, सदिश राशि है। जहाँ कार्य और ऊर्जा एक अदिश राशि था क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड था, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सदिश का जो योग नियम है उसको नहीं फॉलो करता है, जबकि संवेग जो है वो तीनों बातों को फॉलो करता है। उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक सदिश राशि है। अगला देखते हैं टर्म, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, आखिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं कि हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, और हाफ mv² बराबर, यदि इसको ऐसे नोट करें, यदि ऊपर नीचे mm से, यानी कि उसके अंश और हर दोनों में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि m से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, हाफ mv² बच रहा है। तो हम इस तरह से इसको नहीं मान करके काइनेटिक, चूँकि हमको तब्दील करना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हाफ mv² को क्या कहते हैं। सो देखते हैं,
एम वी का वैल्यू होता है, पी इज इक्वल टू होता है एम वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ उसमें उसी जगह वैल्यू को पुट कर देते हैं एम वी स्क्वायर। पहले यहाँ पे क्या वर्ड आ जा रहा है, एम वी स्क्वायर को हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एम से मल्टीप्लाई किए थे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई एम। तो यहाँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी, तो पी का होल स्क्वायर बाई एम हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी का स्क्वायर बाई नीचे में 2m बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में हमारा क्या दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, और चूँकि एम स्क्वायर वी स्क्वायर है तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 1 पी और 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर नीचे में डिनोमिनेटर में कितना है 2/m। सो रिलेशन यही निकलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m।